कुछ राजनीतिक सवाल भी कर लेते हैं चिराग जी। आप नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते बिगाड़ते विधानसभा में अपना घर जला लिए। ये मैं सीट का बात कर रहा हूँ, केवल 1 सीटें आप जीते, इसमें आपका भी लॉस है। मुख्यमंत्री का तो लॉस मतलब नुकसान हुआ ही हुआ कि आप उन्हीं के खिलाफ कैंडिडेट उतारे, आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ज़्यादा विधायक होते तो देखिए, अगर लॉस और प्रॉफिट अगर मैं सोचूंगा तो मैं प्रदेश की चिंता कभी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, लॉस प्रॉफिट पहले सुन लीजिए चिराग भैया। हाँ, मैं बोल ये रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को हमने हमारे वजह से उनको घाटा लगा। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया आपके सवाल को, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं भूमिका ही बांध रहा था, जैसा आप बोलते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के जवाब देता हूँ, मैं भूमिका बांध रहा था कि अगर मैं लॉस प्रॉफिट, भाई मैंने 2020 में बिना ये सोचे हुए कि मुझे कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मैंने सिर्फ बिहार के फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचा। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मैंने बिहार की जनता से सुझाव लेकर बनाया हुआ है, ये मेरे अकेले का या बंद कमरे में बैठ के कुछ लोगों का बनाया हुआ सुझाव नहीं है। मैंने बिहार की जनता के साथ बैठकर मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया। कई बुद्धिजीवी वर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके साथ बैठकर, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बैठकर मैंने इसको तैयार किया था। और मेरा लक्ष्य सिंपल सा था कि भाई मैं सच्चाई के साथ मैं मैदान में उतर रहा हूँ। मैं इस बात को यकीनन मैं मानता था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार का विकास संभव ही नहीं है, असंभव है कि ये इनके रहते हुए बिहार का विकास हो जाए। बिहार को बद से बदतर हालात में पहुंचाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। 7 निश्चय बिहार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है। ऐसा आपको कब लगा कि नीतीश कुमार ये जब मैंने उससे पहले जब मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जब मैंने यात्रा की, और उससे पहले भी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी, क्योंकि यही एक ऐसा समय था जब हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ किसी एक मंच पर हम लोग साझा हुए थे, और वो भी परिस्थिति वर्ष, क्योंकि रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में 2017 में वापस आए थे और हम लोग का ऑलरेडी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो उस अलायंस में ये दोबारा ये हिस्सा बने थे। और उस वक्त लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से जनता का आक्रोश इनके प्रति मुझे देखने को मिलता था, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा में, देखिए रवि, मेरे लिए तो बहुत आसान होता कि अगर मुझे सत्ता की राजनीति करनी होती तो मैं इनके साथ रहता, मुझे जितनी सीटें मिलती मैं जीतता। मेरे लिए तो बहुत आसान था, और मेरे लिए तो वो परिस्थिति भी ऐसी थी कि उस वक्त और आसान होता। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का निधन उस वक्त हुआ था। मैं आराम से बोल सकता था कि भाई अभी मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं संघर्ष नहीं कर सकता, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे पिता का निधन हुआ, मैं इनके साथ मिलकर मैं करता और जितनी सीटें मिलती उतना मैं जीतता। और जो संख्या की आप बात कर रहे हैं, यकीनन मुझे अच्छी संख्या मिलती, पर क्या करते हैं ये उस संख्या का मैं आज की तारीख में, जब मैं अपने किसी एजेंडे को मैं लागू ही नहीं करवा पाता, इनके 7 निश्चय का ही मुझे समर्थन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जोड़ने से साफ इन्होंने मना कर दिया था कि वो सरकारी एजेंडे का वो हिस्सा नहीं बन सकता। तो जब मैं ST-ET छात्रों की मैं बात ही नहीं कर सकता, जब मैं शिक्षकों की बात ही नहीं कर सकता, जब मैं दरोगा भर्ती में अपनी बातों को ही नहीं मनवा सकता, जब मैं 7 निश्चय के में हुए भ्रष्टाचार की मैं जाँच ही नहीं करवा सकता। आज ये बोलते हैं कि भैया पेगासस की आप जाँच करवाएं, तो भैया सृजन घोटाले का क्या होना चाहिए? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हमें याद है पिछले साल आप रुक गए थे, दरोगा बहाली पर ही हम लोग पूछने के लिए आए थे। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे क्योंकि उस प्रोटोकॉल को मेंटेन कर। बिल्कुल, जब आप गठबंधन में होते हैं कई ऐसी मर्यादा होती हैं जिसका आपको पालन करना पड़ता है। भाई सम्राट चौधरी जी ने अभी क्या कहा था अपने भाषण में, उन्होंने इसी बात को बोला कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो कई जगह आपको झुकना पड़ता है, कई जगह आपको दबना पड़ता है, आप उस तरीके से खुल के काम नहीं कर सकते जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। ये सम्राट चौधरी जी ने बोला अभी। तो हकीकत है ये कि अगर मैं गठबंधन, बट ये भी हकीकत है कि बिहार अब इतना ज़्यादा बदहाल हो चुका है कि अब और ज़्यादा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम को वेस्ट करना। तो अगर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ रहता तो मुझे वही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता और उन्हीं की ही बातों को बोलना पड़ता कि हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, जो कि गलत है सरासर। तो इसीलिए मैंने जो मेरी आइडियोलॉजी थी, जो मेरी विचारधारा थी, उसके साथ मैं गया। और नुकसान की अगर आप बात बोले, मैं रवि मैं मानूंगा कि बल्कि मेरा फ़ायदा ही हुआ है। 6% एक बड़ा जनसंख्या है, एक बड़ी आबादी है जिनका समर्थन मुझे मिला, वो भी तब जब मैंने अभी 100+ सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ा। वो 100+ सीटें मैं लड़ता तो ये 12 से 14% का समर्थन मुझे मिलता, और 15% वाले तो मुख्यमंत्री बने हुए बिहार में। 15% देखिए, 6% में कई विशेषज्ञ लोग जो बता रहे हैं, हमारा भी एक अनुमान, कई बीजेपी के से नाराज वोटर ने एलजेपी को वोट किया है, नीतीश कुमार से नाराज थे। बीजेपी में भी कई धड़ा नीतीश को पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते हैं। सेंट्रल का कमिटमेंट था, इसलिए नीतीश जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये इस बात को आप मानते हैं कि नहीं कि बीजेपी के एक बड़ा तबका आपको पसंद करता है? नहीं भाई, मैं इसको आपको क्लियर कर दूं। आप बिहारियों के बुद्धि विवेक पे आप प्रश्न उठा रहे हैं जब आप उनको बीजेपी के तबका या किसी एक तबके के साथ जुड़ा हुआ बोल रहे हैं। ये विकास की सोच रखने वाला वोटर है, ये विकास की सोच रखने वाला वोटर है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वही वोटर है जो अपने नेता में विकास की छवि देखता है और जिसमें उसको विकास करने की काबिलियत दिखती है वो उसके साथ जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में जो वोटर लोकसभा के वक्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विकास की छवि दिखती है, उनके नाम पर वो वोट करता है। साथ के साथ सांसदों को दिल्ली से जिताता है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वही वोटर जब विधानसभा का चुनाव आता है तो केजरीवाल जी के नाम पर वोट करता है, उनको मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये जो वोटर है जो विकास की सोच रखता है, जिसको आप बीजेपी के तबके वाला आप कह रहे हैं, मैं इस पे मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये विकास की सोच वाला वोटर है। ये अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है, ये जानता है कि भैया कौन विकास कर सकता है। जब वो राष्ट्रीय राजनीति देखता है तो उनको लगता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी बेहतर हैं, हम लोकसभा के चुनाव में हम इनके साथ जाएंगे। पर वहीं जब विधानसभा का चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिसका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना देता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये हमारे प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। तो मुझे जो समर्थन मिला जी, मैं इसको बस एक बार क्लैरिफाई कर दूं, तो मुझे जो समर्थन मिला ये विकास की सोच रखने वालों का मिला। और इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं सारी सीटों पर लड़ता तो 12 से 14% का ये मत मुझे मिलता। क्या आपको अंदाजा था कि बिहार विधानसभा में आपका सपुड़ा साफ हो जाएगा? मतलब विधानसभा सीटों के हिसाब से, लोकसभा की सीटों के हिसाब से, मतलब कि एकदम एक सीट जीते, वो अलग चले गए, वो एक भाई मैंने संख्या का अगर मैं ध्यान देता या मैं गणित उसमें मैं अगर उलझता तो शायद मैं अपने मुद्दों को इतनी प्रमुखता से मैं रख ही नहीं पाता। आपके लिए पर मुद्दा महत्वपूर्ण था? मेरे लिए मुद्दे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए आज की भी तारीख में मुद्दे मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने एक लाइन भी लिखी थी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, जो विच सेज इट ऑल। वो लाइन थी कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। तो मेरी रेड कारपेट की मेरी लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ पर कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर बिहारियों की बात रखने के लिए आया हूँ और अपने मुद्दों पर अडिग था, अडिग हूँ और हमेशा रहूँगा। तो क्या मैं बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? भाई मुझे बिल्कुल ये सब नहीं पता, ना मेरा ध्यान है। मैं सिर्फ जनता की बात उठा रहा हूँ, मैं सही बातें उठा रहा हूँ, मैं सही इश्यूज़ उठा रहा हूँ, जो जनता बोलती है मैं उन बातों को उठा रहा हूँ। शराबबंदी मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया इतना खूबसूरत कानून हमने लागू कर रखा है, बिहार की हर जनता बोल रही है, हर एक बिहारी बोल रहा है, 12 करोड़ बिहारी बोल रहा है कि भैया शराबबंदी गाँव में मिलना तो अलग बात है, अब तो होम डिलीवरी हो रही है। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपने समर्थन दिया था। बिल्कुल होनी चाहिए। उस वक्त मैं विपक्ष में था, उस वक्त मैंने इस बात का मैंने समर्थन किया था कि भैया, हाँ 2016 में, कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए, पर इस तरीके से नहीं ना कि आप तस्करों को आप पैदा कर दें, आप स्मगलिंग उसकी शुरू कर दें। जो रेवेन्यू आपके पास ऑफिशियली आ रहा था वो अब आप अनऑफिशियली, वो स्मगलिंग का पैसा कौन सी पार्टी में जा रहा है या किसके पास जा रहा है, उसका भी तो हिसाब आना चाहिए ना सामने।